Good morning, students. Today we are going to start with our chapter number 3 of class 11th. Subject Business Studies. So, the name of the chapter is Private, Public and Global Enterprises. Enterprises मतलब business unit जो होती है, एक business जैसे इंडस्ट्री, जिसको इंडस्ट्री या कंपनी बोलते हैं उसको enterprise बोलते हैं. तो enterprise कौन कौन सी होती है? प्राइवेट जो निजी होती है, पब्लिक मतलब कि जो गवर्नमेंट की होती है, और ग्लोबल मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इंटरप्राइजेज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है? पब्लिक जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पब्लिक कंपनियां कौन सी होती है, जो जिनका मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कौन होल्ड करता है? गवर्नमेंट होल्ड करती है. 51% ऑफ जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में. तो प्राइवेट सेक्टर कौन होता है? जो एक पर्सनल कोई आदमी खोलता है और वो जो शेयर्स होते हैं उसके, वो उसके फैमिली और फ्रेंड्स ही उनके पास ओनरशिप होती है. वो लिस्टिंग ऑफ शेयर्स उसकी नहीं होती है. इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेज. इंडियन इकोनॉमी में दोनों तरह के एंटरप्राइज होते हैं. प्राइवेट वाले जिसको कोई निजी तौर पे ओन करता है, चलाता है, और दूसरा गवर्नमेंट जो जिसको चलाती है, ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. प्राइवेट सेक्टर में कौन सा होता है? या तो कोई एक आदमी बिजनेस को चलाता है, या तो कई लोग मिल के चलाते हैं. पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी बिजनेस यूनिट आती हैं जो जिसको चलाते और जिसको जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और जिसको चलाता कौन है? जिसको चलाती गवर्नमेंट है, ठीक है. दीज ऑर्गेनाइजेशन में एदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? या तो फिर कुछ पार्ट इनका गवर्नमेंट होल्ड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो मेन हमारी गवर्नमेंट है, जो सेंटर में है, जैसे दिल्ली में जो. और स्टेट गवर्नमेंट को जो स्टेट वाइज गवर्नमेंट होती है, जैसे कि यूपी में कौन सी है, यूपी में अलग होती है, एमपी में अलग होगी, राजस्थान में अलग होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट होती है. तो पब्लिक सेक्टर में दो तरह से हो सकते हैं. या तो पूरा का पूरा शेयर, पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट ओन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट ओन करेगी, कोई भी गवर्नमेंट, सेक्टर, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट. In the Industrial Policy Resolution 1948, the Government of India had specified the approach towards development of industrial sector. Indian इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में जो एक्ट है उसके अंडर में इंडियन गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े अपना. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 has also laid down certain objectives for the public sector to follow so as to accelerate the growth and industrialization. 1956 एक्ट जो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का, उसमें भी ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या था कि पब्लिक सेक्टर के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नियम दिए गए थे जिसके बेसिस पे उन्हें ग्रो करना था और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था और ग्रो करना था. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि उद्योगीकरण, ठीक. इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फैलाना, उसको ग्रोथ उसकी हो लार्ज स्केल पे, ठीक है. द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ रेडिकली different from all the earlier processes where the government has deliberating in disinvestment of public sector and allowing greater freedom to the private sector. In 1991 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी अर्लियर पॉलिसी को चेंज करते हुए क्या किया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कम इन्वेस्ट करने लगे, उसमें कम खर्चा करने लगे, और किसको बढ़ावा देने लगे? प्राइवेट सेक्टर को. आजकल देख रहे हो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि इससे डेवलपमेंट होता है. आजकल गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है. तो 1991 की पॉलिसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने जानबूझ के क्या किया कि पब्लिक सेक्टर में कम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, ठीक. एट द सेम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम बिजनेस हाउसेज आउटसाइड इंडिया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से जब बाहर की कंपनियां अपने देश में आके इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ पे आके पैसे देती हैं और बिज़नेस चलाती हैं, तो उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. उसको गवर्नमेंट ने बढ़ावा देने लगा. दस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज को एग्जिस्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी. देयरफॉर तो तीनों चीज़, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल एंटरप्राइज,
सब एक साथ एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी में। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे इंडियन इकोनॉमी बटी हुई। इंडियन इकोनॉमी दो पार्ट में बटी हुई है, पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में फिर तीन पार्ट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैचुटरी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर में फिर कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। फिर उसके बाद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसको एमएनसीज बोलते हैं। फिर कंपनी में भी दो पार्ट होता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है। नाउ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, जब देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। गवर्नमेंट अपना काम अलग अलग मिनिस्ट्री या अलग अलग मिनिस्ट्री या अलग अलग डिपार्टमेंट के बेसिस पे बांट देता है, और वो डिपार्टमेंट या वो मिनिस्ट्री उस काम को देती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पूरा कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब चीज़ देखेगी, कहाँ कहाँ कितनी खेती हो रही, क्या हमारी फसल क्या हो रही, ये सब चीज़। एग्जाम्पल इसका क्या है, रेलवे एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। रेलवे जैसे है, रेलवे को रेलवे मिनिस्ट्री चलाती है, ठीक। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस वगैरह को ये डिपार्टमेंट चलाता है, ठीक है। सारे डिसीजन जो भी इसमें होते हैं, ये दोनों चीज रेलवे में रेलवे मिनिस्ट्री लेती है, और पोस्ट ऑफिस वगैरह में पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट लेता है, ठीक है। फीचर्स क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर एन इनवल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। फंडिंग इसकी गवर्नमेंट से होती है। सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। इसमें ऑडिटिंग होती है, बुक ऑफ अकाउंट्स चेक होती है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर द सेम अंडर गवर्नमेंट। जिसमें एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं, और इनका सिलेक्शन कैसे होता है, गवर्नमेंट के बेसिस पे होती है, या तो एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं। इट इज़ अ मेजर सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। ये सब मेन गवर्नमेंट का जो काम होता है, इसमें डिवाइडेड होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, और डायरेक्ट इसको कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट, ठीक। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। वो इनको लेखा जोखा अपना किसको देना होता है, मिनिस्ट्री को देना होता है, ठीक। मेरिट्स इसके क्या क्या है, अच्छाइयाँ। फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को क्या कंट्रोल देता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सके, अपने हिसाब से चीज़ों में चेंज, इकोनॉमी में चेंजेस ला सके, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इसमें चोरी चोरी वगैरह नहीं हो सकती, फ्रॉड वगैरह नहीं होती, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी, इसमें लेखा जोखा देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो भी इसके इनकम या लॉस हो रही है वो सब देना पड़ता है। द रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हेंस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। जो भी इसमें कमाई होगी, जो भी इसमें सेल होगी, जो भी रेवेन्यू होगा, वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का इसमें अच्छा ही है गवर्नमेंट के लिए, ठीक। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। जहाँ पे सिक्योरिटी की बात हुई, देश की सिक्योरिटी की बात हो, देश की सेफ रहने की बात हो, तो ये बहुत सेफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, और सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट मिनिस्ट्री करती है। अब लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज, नो फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ इसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिड होता है ये फॉर्म ऑफ जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये रिजिड होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। कोई भी डिसीजन लेने में बहुत दिक्कतें आती है। द एम्प्लॉयज़ और द हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। जो भी हेड होते हैं इसमें, जैसे जिस डिपार्टमेंट के या फिर एम्प्लॉय जो होते हैं, तो वो डायरेक्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री अपनी जो उसकी मिनिस्ट्री है, उसके उसके परमिशन के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। द ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो पॉलिटिशियंस वगैरह, तो ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर्स। ब्यूरोक्रेट्स कौन होता है, ब्यूरोक्रेट्स कौन होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, ऑफिसर जो अच्छे रैंक में होता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर्स। उनको वो ज़्यादातर क्या करेंगे,
समझ बूझ के वो लेते हैं डिसीजंस, लेते हैं समझ बूझ के, एक्सपेंशन करते हैं, कोई रिस्की वेंचर्स, कोई रिस्क नहीं लेते हैं ये लोग, ठीक है। नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। एक्शन कोई भी नहीं ले सकता अगर किसी प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन ना मिली हो। लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं मिनिस्ट्री से, कई सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम। ये यूजुअली क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है कंज्यूमर के लिए, और ये क्या करते हैं, प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराते कस्टमर्स को, ठीक, पब्लिक को। स्टैचुरी कॉर्पोरेशन। स्टैचुरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्पेशल एक्ट पास करके इन लोग को लाया जाता है, इसको बोलते हैं स्टैचुरी कॉर्पोरेशन। पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास होता है तो किसी मेन पर्पस, मेन मकसद के लिए इनको लाया जाता है। द एक्ट डिफाइंस इट्स प्रॉपर फंक्शन। जो एक्ट जो पास किया जाता है उसी में इसके, इनकी पावर क्या होती है, इनके रोल क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब डिसाइडेड उसमें होता है। दे हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज। इनके पास पावर होती है गवर्नमेंट की, एंड इसके इनके पास क्या, कंसिडरेबल अमाउंट, जो प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं उनके ऊपर काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आसानी होती है, ठीक है। फीचर्स, दे आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट के दौर के पास होने के बाद आते हैं, और जो एक्ट पास हो उसी के बेसिस पे ये चलते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। ये ऑर्गेनाइजेशन किसके, कौन इसको कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होता है वो गवर्नमेंट ही देखती है, फाइनेंशियल नीड्स इन लोग के, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ आती हैं वो गवर्नमेंट सॉल्व करती है। इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये एक खुद एक कॉरपोरेशन होती है जो किसी को स्यू, किसी के ऊपर केस दर्ज कर सकती है, कोई इसके ऊपर केस दर्ज भी कर सकता है, ठीक है। किसी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है, और इसके नाम से प्रॉपर्टी भी कोई भी ओन कर सकता है। इट ऑब्टेन्स फंड्स फ्रॉम बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक। इसका फंड कहाँ से इकट्ठा होता है, या तो फिर कंपनी बोरोइंग गवर्नमेंट से बोरो करती है या फिर पब्लिक से इकट्ठा करती है, ठीक है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो करना होता है, कितना इनकम हो, कितना गेन हुआ, ये सब चीज़ शो करनी होती है। इसमें वैसा नहीं है, इसकी अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर नहीं उतने होते हैं, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ आर गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ एक्ट इटसेल्फ। जो भी सर्विस है, जितना भी टेन्योर है, जितना भी टर्म एक एम्प्लॉय का है, वो प्रोविज़न जो पास होता है एक्ट में, उसी के बेसिस पे एक्ट में दिया रहता है, ठीक है। मेरिट्स क्या है, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं मिलती थी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और इनको एक छूट मिलती है अपना काम अपनी मर्जी से करने की। द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसिप्ट। गवर्नमेंट इनके फाइनेंशियल मैटर्स में, इनके पैसे से रिलेटेड मैटर्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होती है, और कभी इंक्वायरी भी नहीं करती कितना इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सब चीज़ जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में होता है उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन द पावर असाइन टू देम बाय द एक्ट। एक्ट में जो भी पावर इनको दिए जाएगी उसी के बेसिस पे ये अपने खुद के पॉलिसीज़, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। इट इज़ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस टाइप के इंस्टीट्यूट, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे कारगर साबित होते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट इन्जॉय एज मच, अब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। It does not enjoy as much operational flexibility as stated above. All actions are subjected to many rules and regulations. जितना इसमें दिखाई देता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आसानी है, उतना होते नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं इसमें भी, क्योंकि ये भी एट द एंड ये भी, इसको भी गवर्न करने वाली गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। जहाँ ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है या फिर जहाँ पे बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट
का इंटरफेरेंस रहता है, गवर्नमेंट भी रहती है बीच में, और पॉलिटिकल पार्टीज भी रहती है बीच में। वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, पब्लिक से यहाँ डीलिंग होती है, वहाँ पे भ्रष्टाचारी भी होती है, करप्शन होता है, ठीक है। अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड कर्ब्स द फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशन एंड एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर डिसीजन, अलग अलग एडवाइजर्स को अपॉइंट करते हैं, और एडवाइजर्स टू कॉरपोरेशन बोर्ड कर्ब्स द फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड द डिसीजन में लेट होता है क्योंकि अलग अलग एडवाइजर्स से कंसल्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी वो है इन विच जिसमें कम से कम 51% 51% का जो पेड अप कैपिटल होता है, जो भी शेयर्स होते हैं, ओनरशिप होती है, वो किसके पास होती है? या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक। और पार्टली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। There are certain provisions which are applicable to appointment, retirement of directors and other managerial persons. कई सारे प्रोविज़न हैं जो कैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, कैसे उनको रिटायर करना है, और अलग अलग मैनेजरियल पर्सनल अलग अलग ऑफिसर्स को कैसे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे, वो सब प्रोविजंस इनके लिए हैं। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी शेयर्स इसकी गवर्नमेंट ओन करती है वो किसके नाम से परचेज किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। Since the government is the major shareholder and exercises control over the management of these companies, they are government company। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है और ज़्यादातर शेयर्स, ज़्यादातर कैपिटल जो होता है गवर्नमेंट के ही होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट कंपनीज। फीचर्स क्या क्या हैं? इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन 2013 कंपनीज एक्ट के बेसिस पे चलता है, और कोई भी अदर कंपनीज एक्ट 1956 जो भी कंपनीज एक्ट उनके उसके बेसिस पे चलता है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूट। कोई किसी के नाम पे केस दर्ज भी करा सकता है और कोई इसके नाम पे केस दर्ज भी कर सकता है, क्योंकि इसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। द कंपनी का कंपनी किसी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर या तो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद सकती है गवर्नमेंट कंपनी। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैनेजमेंट इसके किसके कौन रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पे मैनेजमेंट रेगुलेट होती है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। These companies are exempted from the accounting and audit rules and procedure, and auditor is appointed by the central government। ये कंपनी की ऑडिटिंग होती है साल पे, और ऑडिटर अपॉइंट करती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इट फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनी के फंड कहाँ से इकट्ठे होते हैं? गवर्नमेंट इसमें लगाती है या फिर शेयर इशू करती है और पब्लिक उसको खरीद के उसमें फंड इकट्ठे होते हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या है? A government company can be established by fulfilling the requirement of the Indian Companies Act। गवर्नमेंट कंपनी कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? सारे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, इंडियन कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजंस है उसको फॉलो करने के बाद, ठीक है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अलग एक पहचान होती है। इट एन्जॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस एंड टेक्स एक्शंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। ये इसके पास अथॉरिटी होती है मैनेजमेंट डिसीजन में और मैनेजमेंट डिसीजन लेने में, एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रूडेंस। जितने जो बिजनेस की नीड होती है उसके हिसाब से ये एक्शन ले सकते, उसके हिसाब से अपना काम कर सकती हैं। दीज कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइजेज आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये कंपनी क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक अच्छे सही कम से कम दाम में लोगों तक, और मार्केट के ऊपर कंट्रोल करती है ताकि जो अनहेल्दी जो बिजनेस कंपटीशन जो होते हैं उसको थोड़ा कम हो सके वो चीज़। लिमिटेशन डिसएडवांटेज क्या है? द गवर्नमेंट इज़ द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज। द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रिलेवेंस। कम सिंस इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ही ज़्यादातर शेयर होल्डर, अब जब गवर्नमेंट पूरा शेयर होल्डर रहेगी तो
कुछ कुछ कंपनियों में सारे शेयर पूरे शेयर गवर्नमेंट खरीद लेती है और द प्रोविजन कंपनी डज नॉट हैव मच रेलिवेंस। तो इसमें जो जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के या तो 2013 या 1956 या कोई भी कंपनीज है वो इसमें रिलेवेंट नहीं होते, उसमें कारगर नहीं साबित होते हैं। ठीक है, इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस बाय गवर्नमेंट शुड हैव। The management and administration rest in the hands of government. The main purpose of the government company registered like other company is defeated. मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो मेन पर्पस होता है कंपनी का वो पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है और वो ज़्यादातर गवर्नमेंट अपने मन से ही करती है। ठीक है, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज हो? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्न जो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, फैसिलिटीज़ उसको वो एडवांस होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, फूल एंड एनर्जी है, बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़ बढ़ने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़े कंपनीज होने चाहिए। एक्सपेंशन होना चाहिए रेल, रोड, सीट, एयर ट्रांसपोर्ट का, सो दैट इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर जनरल पब्लिक। इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रोड्स हो गए, फिर हम लोग के ट्रांसपोर्टेशन हो गई, जितने भी ये रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट जो भी हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ का हमारा विकास होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपने देश का विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट हो। रीजनल बैलेंस, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन्स एंड सारे रीजन की बराबर से विकास होना चाहिए। ये नहीं कि कोई रीजन, कोई पार्ट ऐसा है कि एकदम उसमें बहुत ज़्यादा विकास हो, कोई पार्ट एकदम पिछड़ा हुआ है जहाँ पे रोड भी ढंग की नहीं है और ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी सेट अप विथ ह्यूज कैपिटल आउटले। द पब्लिक सेक्टर हैड टू स्टेप इन टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? जब हम अपने बिजनेस को लार्ज स्केल में, बहुत बड़े स्केल में करते हैं इन ऑर्डर किस लिए? ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पीस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। जब हम कोई चीज़ बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो पर यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, लागत जितनी होगी वो कम आएगी। ठीक, तो हमें मेक श्योर करना है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो और ह्यूज कैपिटल के साथ आए, बड़े कैपिटल के साथ है। और द पब्लिक सेक्टर हैड टू स्टेप अप टेक एडवांटेज, और पब्लिक सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो ताकि इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज मिल सके। Electric power plants, natural gas, petroleum and telephone industry required a large base to function economically, which was only possible with government resources and mass scale production. ये सब इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्री, इनमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जरूरत है। फंक्शन इकोनॉमिकली आराम से, ज़्यादा बिना खर्चे के जिनका ज़्यादा लागत नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये कैसे ही पॉसिबल है? जब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज देगी और जो प्रोडक्शन होगा बहुत बड़े अमाउंट में हो। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज इन प्राइवेट सेक्टर विच वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज विद द रिजल्ट दैट वेल्थ गेट्स कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड। कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और वेल्थ जनरेट हो इससे, और कुछ कुछ लोगों के हाथ में जो इसमें इन्वेस्ट करे उनके हाथ में पैसा आ सके। द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट लार्ज इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है? पब्लिक सेक्टर बड़ी स्केल में कंपनी लार्ज इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है, लार्ज इंडस्ट्री खोल सकती है जिसमें बहुत बड़े बड़े पैसे, बहुत हैवी अमाउंट चाहिए होती है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। दिस प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट सेक्टर। इससे क्या होगा? जो प्राइवेट सेक्टर में सारे पैसे जाते हैं और इकोनॉमिक पावर जाती है वो प्रिवेंट हो जाता है, वो बच जाता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इट वाज डिफ़िकल्ट टू इंपोर्ट हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर अ इंडस्ट्रियल बेस। पहले क्या था कि हमें बहुत मुश्किल होता है कि बड़ी बड़ी मशीनरी हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। एट दैट टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व इन हैवी इंजीनियरिंग विच वुड हेल्प इन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वर इस्टेब्लिश। उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि बड़ी बड़ी हमने खुद से बाहर से इंपोर्ट कराना, बड़ी बड़ी मशीनरी पॉसिबल नहीं होता, तो हमने खुद से पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ ने हैवी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी, और वो अब जो इंपोर्ट करना चाहते थे वो हम खुद से बना सकते हैं। ठीक, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जो चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं वो अब हमारे ही देश में बन रही है। ठीक,
ये है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। 4 मेजर रिफॉर्म्स इसमें हुए। 1956 के रिजोल्यूशन 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। In 1991 only 8 industries were reserved for the public sector. They were restricted to atomic energy, arms and communication, mining and railways. In 2001 only 3 industries were reserved exclusively for the public sector. These are atomic energy, arms and rail transport. तो 1956 में 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। 1991 में 8 इंडस्ट्रीज सिर्फ थी जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। वो किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड थी? वो रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक थी? एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड कम्युनिकेशन, माइनिंग एंड रेलवेज़ के लिए। इन 2001 ओनली 3 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर। वो कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने जो इक्विटी शेयर है उसको बेचना किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को या फिर पब्लिक को। The objective was to raise resources and encourage wider participation of the general public and workers in the ownership of these industries. Objective क्या था? कैपिटल रेज हो, पैसा बढ़े, रेज रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज जिसकी ज़रूरत हो वो बढ़े, और इनकरेज करे, प्रोत्साहित करे किसको? जनरल पब्लिक को, ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे इन सब चीज़ में और उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सके। नेक्स्ट है ग्लोबल इंटरप्राइजेज। ग्लोबल इंटरप्राइजेज दस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेस इन सेवरल कंट्री। ग्लोबल इंटरप्राइजेज क्या होता है? वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बहुत बड़े लेवल पे अपना बिजनेस करता है और मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग ऑपरेशन एक कंट्री में नहीं, एक से ज़्यादा कंट्री में, कई सारी कंट्रीज़ में, उसको बोलते हैं ग्लोबल इंटरप्राइज। दे ब्रांचेज आर ऑल्सो कॉल्ड मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट। मोफा इनको बोलते हैं, इनके ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। दीज एंटरप्राइज ऑपरेट इन सेवरल एरियाज प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद देयर बिजनेस स्ट्रेटजी एक्सटेंडिंग ओवर अ नंबर ऑफ कंट्रीज। कई सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। दे डू नॉट एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम वन और टू प्रोडक्ट बट इंस्टेड स्प्रेड देयर ब्रांचेज ऑल ओवर। इनका मेन एम क्या होता है? ब्रांचेज इनका फैलाना, ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रांचेज फैलाना। मेन एम ये नहीं होता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, लेकिन मेन एम ये होता है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हों ग्लोबल इंटरप्राइज का। दे आर इन पोजिशन टू एक्सरसाइज मैसिव कंट्रोल ऑन द वर्ल्ड इकनॉमी बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल रिसोर्सेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गुडविल। इनके पास क्या होता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, सबसे विकसित तौर पे इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, अच्छी गुडविल होती है, अच्छा नाम होता है, और कैपिटल रिसोर्सेज बहुत हाई होती हैं। ठीक। नेक्स्ट है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज इनका होता है। फॉरेन कोलैबोरेशन, अलग देशों में इनका कोलैबोरेशन होता है, इनका पार्टनरशिप टाइप का होता है, और टेक्नोलॉजी इनकी एडवांस्ड होती है। प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट ये लोग इनोवेट करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनकी बहुत एग्रेसिव होती है। ज़्यादातर मेन इनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेन इनकी होती है कि हमें ग्लोबली एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। जो इनकी टेरिटरी मतलब इनका एरिया, मार्केट जो इनका होता है एक्सपेंड करता रहता है, पीरियड ऑफ टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ता ही रहता है। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, दे हैव देयर हेडक्वार्टर इन द होम, जहाँ पे उनकी होम कंट्री होती है वहीं पे इनका हेडक्वार्टर होता है। तो वो हेडक्वार्टर से ही सारे निर्देश आते हैं, सारे डिसीजंस आते हैं, उसको अपनी ब्रांचेस में फॉलो करने होते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है? व्हेन टू बिजनेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट इट गिव्स राइज टू जॉइंट वेंचर। जब दो बिजनेस, अलग अलग बिजनेस एक साथ मिल के एक कॉमन पर्पस और एक आपस के सबके विकास के लिए काम करते, दोनों के विकास के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो वो उन दोनों जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। जॉइंट वेंचर क्या होता है? सारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मिलाना, और जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं उसको मिला के दो या दो से अधिक बिजनेस अपना एक पर्टिकुलर गोल, एक उद्देश्य जो उनका होता है उसको अचीव करना होता है, तो वो होता है जॉइंट वेंचर। द रिस्क ऑन रिवॉर्ड्स ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो शेयर्ड। जो भी रिस्क होता है और जो भी फ़ायदा होगा या फिर जो भी घाटा होगा वो बराबर से शेयर होता है सारे बिजनेसेस में। एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर आर एवी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन ग्लास लिमिटेड एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल है जॉइंट वेंचर के। अ जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय बोथ द पार्टीज हाईलाइटिंग द बेसिस ऑफ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। जॉइंट वेंचर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एक मेमोरेंडम एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है सारी पार्टीज़ के बीच में, दो या दो से अधिक पार्टीज़ के बीच में एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनता है। उसमें उसमें हाईलाइट क्या किया जाता है, कितने समय के लिए जॉइंट वेंचर है और क्या इनका मेन मकसद है। नेगोशिएशन एंड टर्म्स must take into account the cultural and legal background of the parties. The joint venture agreement must also state that all necessary governmental approvals and licenses will be obtained within a specified period. इसको स्टार्ट करने से पहले क्या है, ये ज़रूरी होना चाहिए कि सारे गवर्नमेंटल जो भी गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं उनकी अप्रूवल लेना पड़ता है और प्रॉपर लाइसेंस ऑब्टेन करना होता है इसको चलाने के लिए फॉर विद इन कुछ समय के अंदर में। ठीक, जॉइंट वेंचर दो टाइप का होता है, एक कंट्रैक्चुअल होता है, इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड में तीन टाइप के होते हैं, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या आएगा हमारा, कॉपरेशन एग्रीमेंट, स्ट्रेटजिक अलायंस। अब पहले हम पढ़ेंगे इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। एन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी jointly owned by two or more properties is formed in accordance with the agreement of the parties. इक्विटी बेस क्या होता है, जहाँ पे सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, विच सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली, सेपरेट अलग अलग बिजनेस एंटिटी एक साथ मिल के आती है, दो या तीन से अधिक लोग, दो या तीन से अधिक बिजनेस इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी। कैसे बनती है ये, सबके एग्रीमेंट, सबके एग्री होने के, सब एग्री हैं उसको करने के लिए, और सबका एग्रीमेंट सबका साइंड होना चाहिए। ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी में वेरी, अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस एंटिटी होते हैं, वो वेरी कर सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। फीचर्स, एग्रीमेंट टू इधर क्रिएट अ न्यू एंटिटी और वन ऑफ द पार्टीज टू जॉइन इन टू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग। एग्रीमेंट क्या होगा, या तो दोनों मिलके एक नया एंटिटी बनाए, जैसे वोडाफोन आइडिया मिलके वी बन गया, या फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाए, जो एग्जिस्टिंग पार्टी, दो एग्जिस्टिंग है तो जो एक है वो दूसरे में एग्जिस्टिंग में वो मिल जाए। ठीक, शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टी, ओनरशिप जो होती है वो दोनों के बीच में बराबर से होती है। शेयर्ड मैनेजमेंट भी शेयर्ड होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होती है, प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है, देयर इज़ ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट होता है कि हमें साथ में काम करना है। द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर। इनके पास अथॉरिटी, इनके पास ओनरशिप नहीं होती है बिजनेस की, बट कुछ कुछ जगहों पे इनके कंट्रोलिंग चलती है, ये कुछ कुछ जगहों पे ऑपरेट करते हैं। फीचर्स, टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस में। एक, दो या दो से अधिक लोग मिलके, क्या इनका मेन फोकस क्या होता है कि बिजनेस चलाना है। ईच पार्टी ब्रिंग सब इनपुट्स, हर पार्टी कुछ ना कुछ पैसे या फिर कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लाती है। बोथ पार्टी एक्सरसाइजेज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, दोनों पार्टी के पास कुछ ना कुछ कंट्रोल रहता है बिजनेस के ऊपर। द रिलेशनशिप इज़ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए होती है। ठीक है। बेनिफिट्स, टीमिंग अप एड्स टू एग्जिस्टिंग resources and capacity, enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently. टीमिंग अप से क्या होता है कि दोनों मिल के अपनी अपनी रिसोर्सेज, अपनी अपनी काबिलियत सामने ला के, और इसमें एक्सपेंशन का ज़्यादा चांसेस होता है, इसमें बढ़ने का ज़्यादा चांसेस होता है। व्हेन अ बिजनेस एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री इट ओपन्स अप अ वास्ट ग्रोइंग मार्केट। अब एक बिजनेस, जो लोग मिल रहे अलग अलग कंट्री के, तो उनका मार्केट भी ग्रो करेगा, उनका मार्केट एक जगह पे सीमित नहीं रहेगा, दो कंट्री में फैल जाए। ठीक है। दे हैव एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, उनके पास एक्सेस क्या होता है, उनके पास एक्सेस होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है उसको यूज़ करते हैं। एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एडवांस अगर नई नई चीज़ें यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए तो क्या होगा, हमारा क्वालिटी बढ़ेगी और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचेगा, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। जॉइंट वेंचर अलाउ बिजनेस टू कम अप विथ न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। जॉइंट वेंचर क्या करता है, न्यू एंड क्रिएटिव
नए नए चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, नए नए लोगों को बढ़ावा, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो इनोवेशन होता है जॉइंट वेंचर में। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया, दे बेनिफिट इमेंसली ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो इंटरनेशनल बाहर की कंपनियां हैं इंटरनेशनल, वो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लेबर का चार्जेस कम है, तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, तो इस वजह से उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लागत जो है वो कम आती है। ठीक, वन ऑफ द पार्टीज बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर्स गुडविल विच हैज़ ऑलरेडी बीन स्टेब्लिश्ड इन द मार्केट। दो, एक पार्टी ऐसी होती है जिसका नाम अच्छा होता है, गुडविल, ठीक, तो कोई भी अलग दूसरी पार्टी जो होगी उसके अच्छे नाम का फ़ायदा उठाएगी, है ना, उसका ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है, गुडविल बना हुआ है, तो ये सब चीज़ फ़ायदे होते हैं किसमें, हमारे जॉइंट वेंचर में। अब है पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी इज देयरफॉर डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। ये क्या होता है, जब प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज़ जो कंपनियां होती हैं मिल के क्या करती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और अलग अलग सर्विसेज में लोगों तक पहुंचना। ठीक है, अंडर द पीपीपी मॉडल पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इंश्योर्स दैट सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड एंड सेक्टर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मेट। पीपीपी में क्या होता है, पीपीपी मॉडल में पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये ध्यान में रखती है कि कंपनी सोशल जनरल पब्लिक को कुछ नुकसान ना हो, सोशल ऑब्लिगेशंस जितने भी हमारे जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, फीचर्स, द पब्लिक पार्टनर्स इन पीपीपी आर गवर्नमेंट एंटिटीज, दैट इज मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। द प्राइवेट पार्टनर्स कैन बी लोकल, फॉरेन and include business or investor with technical or financial expertise relevant to the project। पीपीपी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट पीपीपी जो पब्लिक पार्टनर होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट एंटिटी होती है, ये तो मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ कोई भी। और जो प्राइवेट होता है वो कुछ भी लोकल बिजनेसमैन हो सकता है, या फॉरेन का बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो सकता है, और इन्वेस्टर्स होते हैं, इसमें बिजनेस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ होती है। ठीक है, द गवर्नमेंट्स contribution to PPP is in the form of capital for investment, transfer of assets that supports the partnership, in addition to social responsibility, environmental awareness and local गवर्नमेंट का रोल के कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्ट करता है, इसमें एसेट्स देता है, बड़े बड़े एसेट्स देता है। ठीक है, एंड पार्टनरशिप में सपोर्ट करता है, और उसके अलावा क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति क्या हमारे सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, इन्वामेंटल अवेयरनेस मतलब कि पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए, और लोकल नॉलेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्ट करता है और एसेट्स ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर रोल इज पार्ट इन द पार्टनरशिप इज़ टू मेक यूज़ ऑफ इट्स एक्सपर्टाइज इन ऑपरेशंस, मैनेजिंग टास्क एंड इनोवेशन टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली। पब्लिक सेक्टर का क्या होता है कि पैसे इन्वेस्ट करना और ध्यान में रखना कि सारी सोसाइटी का अच्छे से ध्यान रह रहा है, और फिर पर्यावरण सही से। प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है, इसमें इस पार्टनरशिप में क्या काम होता है, एक्सपर्ट को लाना, ऑपरेशंस में जो भी काम हो रहा है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, उसमें एक्सपर्ट लाना, और इनोवेशन लाना, नई नई चीज़ों को लाना। ठीक, और टास्क को मैनेज करना, कौन कैसे करेगा, एफिशिएंटली मैनेज करना। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइन, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग एंड टीचिंग फैसिलिटीज, स्टेडियम्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, इन सब चीज़ में कोलेबरेट होते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। मेरिट्स क्या क्या, ट्रांसफर ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क, ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन पोटेंशियल टू एक्सप्लोरेट प्रोजेक्ट। जब दोनों लोग मिल के अपनी अपनी नॉलेज को सामने लाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट, तो क्या होगा, एक्सपर्टीज़ होगा, और जो प्रोजेक्ट का एक्सेलरेशन है, प्रोजेक्ट का जो एक्सपेंशन है वो अच्छे से होगा। ठीक है, इनोवेशन होगा। लिमिटेशन क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज में अराइज ऑन इन्वामेंटल कंसिडरेशन, पर्यावरण के जब ध्यान में रखते हुए होगा तो दोनों पार्टी में, पब्लिक और प्राइवेट में डिस्टर्बेंस आ सकती है, लड़ाई हो सकती है, क्योंकि दोनों की थिंकिंग अलग अलग रहती है। डज नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली, प्राइवेट इंटरप्राइज जल्दी इसमें इन्वेस्ट नहीं करती, ज़्यादा जल्दी इसमें कोलेबरेट नहीं होती है, तो ये सब लिमिटेशन है। ठीक है, विद दिस वी हैव completed our chapter number 3, and further more deeply we will study in our online classes. Thank you and have a nice day.